उत्तर प्रदेश का सोनपुरा गांव हरियाली से घिरा, मिट्टी की खुशबू से महकता और सांझ की बेला में ढोलक की थाप से गूंजता था। यह गांव छोटा था, मगर इसमें बसने वाले लोग दिल के बड़े थे। इन्हीं लोगों में से थे रघुनाथ प्रसाद, गांव के सम्मानित किसान। उनका जीवन सादगी भरा था, पर इज्जत और मान सम्मान की ऊंचाइयां छूता था। रघुनाथ प्रसाद की एक ही संतान थी, उनकी बेटी सुहानी। इस लड़की का नाम जिस तरह था, वैसा ही उसका व्यक्तित्व। गोरे रंग पर खिलती मासूमियत, बड़ी बड़ी आंखों में सपनों की चमक और होंठों पर हमेशा रहस्य से भरी मुस्कान। गांव वाले अक्सर कहा करते, भगवान ने इस बच्ची को कुछ अलग ही गढ़ा है। भाग्य से ही ऐसी बेटियां मिलती हैं। सुहानी बचपन से पढ़ने में तेज थी। जहां बाकी बच्चे खेतों में खेलने भाग जाते, वहीं सुहानी किताबों के ढेर में डूबी रहती। उसका मन केवल एक इच्छा से भरा था, कलेक्टर बनना। गांव के लोग अक्सर यह सपना सुनकर हंस पड़ते, मगर रघुनाथ प्रसाद उसकी आंखों का विश्वास देखकर कहते, मेरी बेटी जरूर कलेक्टर बनेगी। सपने उसी के पूरे होते हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक बगल में रहते थे धीरज शर्मा। उनके पिता हरिदास शर्मा और रघुनाथ प्रसाद जिगरी दोस्त थे। ऐसा दोस्ताना जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। चूल्हा चौका, त्योहार, खेत बाड़ी, सुख दुख सब मिलकर बांटा जाता। लोग अक्सर कहते, इन दोनों परिवारों की डोर तो खून से भी मजबूत है। धीरज पढ़ाई में साधारण निकला। किताबों की दुनिया में वह उतनी गहराई तक नहीं जा पाया जितनी सुहानी गई, मगर उसके भीतर इंसानियत का ऐसा खजाना था जो हर किसी के काम आता। गांव का कोई भी व्यक्ति संकट में होता, धीरज सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाता। उसकी सहजता और बड़े दिल की वजह से वह सबका प्यारा था। सुहानी और धीरज का रिश्ता बिल्कुल अलग ढंग का था। वह अक्सर सुहानी के सपनों को सुनता और उसे हौसला देता। जब सुहानी किताबों में डूबकर उलझ जाती, तो धीरज उसके लिए शहर से नए नवेले गाइड ढूंढ लाता। उसके लिए कोचिंग नोट्स बनवाता, या फिर बस अपने सरल शब्दों में कह देता, घबराना मत, मेहनत करती रह, तू जरूर कलेक्टर बनेगी। धीरे धीरे सुहानी का सफर आगे बढ़ता गया। वह गांव की शान बन गई थी। जहां और लड़कियां कम उम्र में ही गृहस्थ जीवन में बन जाती, वहीं उसने अपने सपनों को पंख दिए। उसकी मेहनत, रघुनाथ प्रसाद का आशीर्वाद और धीरज का अनकहा साथ, ये तीनों मिलकर उसकी कहानी को अलग दिशा देने लगे। बरसों की मेहनत के बाद वह दिन आया, जिस दिन पूरे गांव ने सांस थामकर इंतजार किया। सोनपुरा के चौक पर भीड़ जमा हुई थी। ढोलक बज रही थी, बच्चे खुशी में नाच रहे थे। सरकारी परिणाम घोषित हुए और सुहानी कलेक्टर बन गई थी। गांव की मिट्टी खुशी से झूम उठी। लोग कहते, अब सोनापुरा केवल मानचित्र पर बसा गांव नहीं, बल्कि उस बेटी का गांव कहलाएगा जिसने सबको गर्व से सिर ऊंचा किया। पर इस हर्षोल्लास के बीच सुहानी की आंखें किसी को तलाश रही थीं। गाड़ियों, ढोल और भीड़ के बीच उसकी खोज स्थिर थी, धीरज। वही धीरज जिसने चुपचाप उसकी राह का उजाला किया था। कुछ दिनों बाद जब सुहानी कलेक्टर बनकर पहली बार गांव लौटी, तो उसका स्वागत देखने लायक था। खेतों से लेकर घरों तक रंगोली बिछी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। मगर जिस क्षण लोग सबसे ज्यादा चौंके, वह था जब सुहानी सबके सामने धीरज के पास जाकर उसके चरणों में झुक गई। पूरा गांव सन्न हो गया। लोग सोचने लगे, ये क्या कर रही है? कलेक्टर होकर भी गांव के साधारण युवक के पैरों में झुक गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और कांपते स्वर में उसने कहा, भैया, मेरी हर सफलता आपके कारण है। अगर आपका साथ और हौसला न होता, तो मैं आज कभी यहां तक नहीं पहुंच पाती। धीरज ने भावुकतापूर्वक उसे उठा लिया। नहीं सुहानी, ये सब तुम्हारी मेहनत से हुआ है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे रास्ते में थोड़ी रोशनी फैलाई। असली हक तुम्हारा है। यह दृश्य गांव वालों की आंखों को नम कर गया। तालियां और जयकारों से पूरा सोनापुरा गूंज उठा। ठीक उसी शाम रघुनाथ प्रसाद और हरिदास शर्मा ने मन ही मन तय कर लिया कि इन दोनों की जोड़ी जीवन भर साथ रहेगी। वे कहते, जब तक ये साथ रहेंगे, एक दूसरे के सपनों की ताकत भी नहीं टूटेगी। और फिर पूरे गांव की मौजूदगी में धीरज और सुहानी का विवाह हुआ। यह शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन न थी, यह मेहनत, दोस्ती और सच्चाई की जीत थी। इतना सब होते हुए भी
यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कथा तो यही से शुरू होती है, क्योंकि जीवन हमेशा सिर्फ खुशियों का नाम नहीं। जब सपनों की ऊंचाइयां मिलती हैं, तब संघर्ष और परछाइयां भी साथ आती हैं। और इन परछाइयों में छुपा होता है एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे कहानी की दिशा बदलने वाला था। सुहानी का विवाह धीरज से हो चुका था और पूरे गांव ने इसे अपने आशीर्वाद से भरा। ढोल नगाड़े, गीत और घंटों तक चले उत्सव ने यह जता दिया कि यह जोड़ी केवल दो परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत थी। विवाह के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सहज और शांत रहा, जैसे लगता हो कि भाग्य ने अब दोनों के सामने केवल मुस्कुराहटें बिछा दी हैं। मगर जीवन की असली परख तो तब होती है जब रास्ते में कांटे बिखरते हैं। सुहानी कलेक्टर बन चुकी थी। उसकी जिम्मेदारियां अब बहुत बड़ी थीं। सुबह से शाम तक सरकारी दफ्तर, मीटिंगें, योजनाएं और गांव शहर की दौड़। थकी हुई शाम जब वह घर लौटती, तब उसका दिल चाहता कि धीरज से घंटे भर बातें करे, हंसे और थोड़ी राहत पाए। मगर धीरज का स्वभाव साधारण गांव के युवक जैसा था। वह गांव वालों संग खेतों में, चौपाल पर या किसी जरूरतमंद की मदद में वक्त बिताता। धीरे धीरे शोहरत की चमक और धीरज की सादगी के बीच दूरी बनने लगी। गांव वाले और रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, देखो, अब सुहानी तो कलेक्टर है, धीरज कहाँ उसके बराबर है। इन फुसफुसाहटों का असर धीरे धीरे धीरज के मन में जगह बनाने लगा। हालांकि उसने कभी सुहानी से शिकायत न की, मगर उसके भीतर एक अनकहा बोझ पलने लगा। वह सोचने लगा, लोग सही तो कहते हैं, मैं कहाँ और वो कहाँ। उसकी जिंदगी बड़े सपनों और बड़े लोगों के बीच गुजरती है और मैं एक साधारण इंसान ही रह जाऊंगा। एक दिन की बात है। सुहानी घर लौटी, बेहद थकी हुई। उसने धीरज से कहा, आज कितनी मीटिंग्स थीं, सब कुछ खुद संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। धीरज मुस्कुराकर बोला, तू यहां है ना, सब कर लेगी, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। उसकी बातों में सच्चाई थी, मगर शब्दों में कहीं ना कहीं दूरी का एहसास था। समय बीता। सुहानी के काम और जिम्मेदारियां और बढ़ने लगीं। अब अखबारों और चैनलों में उसका नाम छपने लगा। जिले के बड़े अफसर, नेता और पत्रकार उसके संपर्क में आने लगे। हर कोई कहता कि यह लड़की गांव की तकदीर बदल देगी। लेकिन इसी बीच धीरज और अकेलापन महसूस करने लगा। लोग उसे सीधे मुंह कहने लगे, कलेक्टर साहिबा तो आकाश पर उड़ रही हैं, तुम्हें तो शायद अब कोई पूछेगा भी नहीं। कुछ लोग ताने कसते, बड़ी किस्मत वाला है धीरज, वरना उसकी औकात कहाँ थी ऐसी लड़की पाने की। धीरज खुद को समझाता, सुहानी मेरी अपनी है, मैं उसकी ताकत हूं। मगर रातों की खामोशी में कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता। एक और परत संघर्ष की तब खुली जब सुहानी ने अपने क्षेत्र में बड़े सुधार के कदम उठाने शुरू किए। उसने गांव के दबंगों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाई। इनमें से एक था शंकरलाल चौधरी, जो इलाके का बड़ा जमींदार था। वर्षों से वह गांव वालों की जमीन हड़पता, मजदूरों पर अत्याचार करता और अपनी ताकत के बल पर इलाके में राज करता आया था। सुहानी ने जब उसकी जमीन हड़पने की योजनाओं पर रोक लगाई, तो शंकरलाल तिलमिला उठा। उसने सोचा, यह कलेक्टर लड़की गांव की इज्जत समझती है, इसे दिखाना पड़ेगा कि असली ताकत किसके पास है। धीरे धीरे उसने अपनी चालें बिछानी शुरू की। अफसरों को पैसे देकर सुहानी के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगा। अखबारों में खबर छपने लगी कि कलेक्टर महोदया निजी स्वार्थ के लिए फैसले ले रही हैं। गांव वाले हतप्रभ रह गए। जिन्हें वे अपनी शान समझते थे, उन्हीं के खिलाफ अब बदनाम करने वाली बातें होने लगीं। सबसे बड़ी चोट तब लगी जब शंकरलाल की फूसफुसाहटें धीरज के कानों तक पहुंच गईं। एक रात उसके आदमी आकर बोले, धीरज, सोच जरा, तेरी बीवी अब बड़े ओहदे पर है, मगर तू, उसके बराबर का कहाँ है तू। गांव हंसता है तुझ पर। अगर तेरा कुछ करना है तो हमारे साथ चल, वरना एक दिन यही लड़की तुझे छोड़ देगी। ये सुनकर धीरज का दिल भीतर से कांप उठा। वह जानता था कि ये लोग गलत हैं, मगर उसके दिल में कहीं न कहीं एक चुभन पहले से बैठी थी। उस रात सुहानी जब घर लौटी, तो धीरज चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आज ऑफिस में बहुत काम था, चलो मुझे थोड़ा पढ़ाकर सुनाओ, वही कहानी जो बचपन से तुम सुनाते रहे हो। मगर धीरज ने सिर झुका लिया
और कोई जवाब न दिया। सुहानी को पहली बार महसूस हुआ कि उनके रिश्ते की डोर पर बोझ बढ़ रहा है। उसके दिल ने पूछा, क्या मेरी उड़ान ही उसकी खामोशी का कारण है? क्या मेरे सपनों के सफर ने उसे पीछे छोड़ दिया? ये भावनात्मक उथल-पुथल अब धीरे-धीरे दोनों जीवन साथियों को अलग राह की ओर धकेलने लगी थी। और इसी बीच शंकरलाल का जाल और भी गहराता जा रहा था। रात का सन्नाटा पूरे गांव को घेर लेता था, मगर सुहानी और धीरज के जीवन में शोर गूंज रहा था। यह शोर बाहर का नहीं था, भीतर का था, रिश्तों में उभरती खामोशियों का। सुहानी अब जिला स्तर पर चर्चित हस्ती बन चुकी थी। जहां जाती, लोग सम्मान से उसे सलाम करते। सरकारी गाड़ियों का काफिला उसके पीछे चलता। मगर इस चमक दमक के बीच उसके जीवन का सबसे गहरा साया था धीरज की चुप्पी। धीरज अब न पहले जैसा खिलखिलाता नजर आता, न ही चौपाल पर पुराने गीत गाता। उसकी हंसी कहीं लुप्त हो चुकी थी। गांव वाले पूछते, धीरज, तू ठीक तो है? और वह बस मुस्कुराकर कह देता, हाँ भैया, सब ठीक है। मगर भीतर का तूफान उसकी आंखों से झांक जाता। सुहानी ने कई बार उससे कहा, धीरज, मुझे लगता है तुम मुझसे दूर हो रहे हो। पहले जो हर बात साझा करते थे, अब वो खामोशी क्यों? धीरज बस इतना कहता, तुम्हारी दुनिया बदल गई है सुहानी, मेरी नहीं। मैं कहाँ आ गया हूं तुम्हारी बराबरी में? ये शब्द सुहानी के दिल पर किसी तीर की तरह चुभते। वह सोचती, क्या मैंने अपनी सफलता से हमारे रिश्ते को कमजोर कर दिया, या यह केवल धीरज का भ्रम है? उधर शंकरलाल धीरे धीरे अपनी चालों को और गाढ़ा करता गया। उसने गांव वालों को उकसाना शुरू किया कि कलेक्टर मैडम अब गांव वालों की नहीं, शहर वालों की सुनती हैं। अब उनका रिश्ता गांव से नहीं रहा। कई गांव वाले जो पहले सुहानी पर गर्व करते थे, अब धीरे धीरे सशंकित होने लगे। चाय की दुकानों पर चर्चा होती, देखो भाई, सत्ता बदलते ही आदमी बदल जाता है। सुहानी अब हमारे लिए नहीं, अपने ओहदे के लिए जी रही है। सुहानी इन कानाफूसियों से अवगत थी, मगर उसका मकसद साफ था, गांव के हालात सुधारना। वह स्कूलों की स्थिति बदल रही थी, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कर रही थी और गरीबों को न्याय दिलाने में जुटी थी। पर उसके नेक इरादों के साथ साथ बदनाम करने वाली बातें इतनी तेजी से फैल रही थीं कि उसकी मेहनत पर पर्दा पड़ने लगा। और इसी बीच आया वह तूफान जिसने उनके रिश्ते और जीवन की नींव हिला दी। एक दिन अखबारों में बड़ी सुर्खी छपी, कलेक्टर पति के नाम पर अवैध ठेके दिलवा रही हैं। पूरे जिले में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि धीरज अब भ्रष्टाचार के कामों में शामिल है। सुहानी यह पढ़कर सन्न रह गई। उसने तुरंत कार्रवाई कर यह साबित करने की कोशिश की कि खबर झूठी है, मगर अफवाह किसी चिंगारी की तरह फैल चुकी थी। सबसे बड़ा सदमा उसे तब लगा जब उसने धीरज से इस बारे में बात करनी चाहिए, और धीरज ने धीरे से कहा, सुहानी, लोग यूं ही कहते तो ना, शायद कहीं मैं ही गलत साबित हो रहा हूं, शायद मैं ही तेरे लिए बोझ हूं। सुहानी ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, ऐसा फिर मत कहना धीरज, तुम मेरी ताकत हो, मेरी सांस हो। जो लोग ये बातें फैला रहे हैं, वे केवल हमें तोड़ना चाहते हैं। मगर भीतर ही भीतर धीरज की आत्मा टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, लोग उसके बारे में बुरा ही कहेंगे। इसी समय गांव में एक और मुश्किल आ पड़ी। शंकरलाल ने गरीब किसानों को उकसाकर सरकारी जमीन कब्जाने की कोशिश की। सुहानी के आदेश पर जब प्रशासन ने उन्हें हटाया, तो गांव वालों में बवाल मच गया। लोग कहने लगे, देखो, अब यह हमारी बेटी नहीं रही, अब तो केवल अफसर है। गांव में सुहानी के विरोध में आवाजें गूंजने लगीं, और इस विद्रोह को हवा देने वाला कोई और नहीं, बल्कि छिपकर शंकरलाल ही था। लेकिन असली चोट तब लगी जब अफवाहों के बीच कुछ गांव वालों ने धीरज को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एक शाम चौपाल पर किसी ने कहा, अगर कलेक्टर हमारी जमीन ले रही है, तो इसमें उसके पति धीरज का भी हाथ है। आखिर ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सुन धीरज को लगा जैसे उसकी इज्जत मिट्टी में रोल दी गई हो। वह घर लौटकर रो पड़ा। सुहानी ने उसे पास बैठाया और बोली, लड़ाइयां बाहर से नहीं, भीतर से जीती जाती हैं। मगर धीरज की आंखों में भरोसे की जगह अब संदेह के बादल थे। इस पूरे तूफान में उनके रिश्ते का धागा
कसकर खींच गया था। और ये उन दिनों की बात है जब एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उनके रिश्ते को बल्कि पूरे गांव की सोच को हिला दिया। गांव की हवा अब भारी हो चुकी थी। जिन गलियों में कभी सुहानी के सम्मान में गीत गाए जाते थे, वहीं अब फुसफुसाहट और शक की परछाइयां मंडराने लगी थीं। धीरज को लोग अब कलेक्टर का पति नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का साझेदार कहने लगे थे। यह बोझ धीरज के दिल को भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। सुहानी कोशिश करती रही कि वह अपने काम और ईमानदारी से यह साबित कर दे कि सब अफवाहें झूठी हैं। मगर अफसरों की राजनीति और शंकरलाल की चालों का जाल इतना गहरा था कि सच्चाई तक पहुंचने से पहले ही झूठ तेजी से फैलता गया। इसी बीच आजादी के बाद की सबसे बड़ी घटना घटने वाली थी। एक रात अचानक गांव के पास बने सरकारी गोदाम में आग लग गई। उस गोदाम में फसल और अनाज रखा था जो सरकार ने गरीबों के लिए भेजा था। खबर फैलते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया और बिना किसी जांच पड़ताल के लोग चिल्लाने लगे, ये सब धीरज ने कराया है। कलेक्टर की मदद से उसने अनाज गायब करने की साजिश रची है। भीड़ बेकाबू थी। जलते गोदाम की लपटें जैसे धीरज और सुहानी के रिश्ते को भी जलाने पर उतारू थीं। धीरज स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बार बार कह रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। मगर भीड़ उसकी न सुनती। लोगों ने घर पर धावा बोल दिया। कुछ ने घर के बाहर पथराव भी किया। रघुनाथ प्रसाद और हरिदास शर्मा ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, मगर कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार न था। सुहानी इस आपदा के बीच खड़ी थी। एक तरफ उसका फर्ज, दूसरी तरफ उसका पति। यदि वह एक कलेक्टर होते हुए जांच न करवाती तो लोग कहते कि उसने पति को बचा लिया। अगर जांच करवाती तो लोग सोचते कि वह वाकई दोषी है। और तभी असली ट्विस्ट सामने आया। जांच में पाया गया कि गोदाम में लगी आग जानबूझकर लगाई गई थी। अफसरों ने रिपोर्ट पेश की जिसमें इस अपराध के पीछे धीरज का नाम दर्ज था। गवाह भी सामने आ गए। पूरा गांव दंग रह गया। सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरज की ओर देखा जो सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर इतनी थकान और चोट थी कि सुहानी का कलेजा कांप उठा। भीड़ चिल्लाई, धीरज को गिरफ्तार करो। सुहानी के हाथ कांप गए। अपनी ही आंखों से उसने उस आदेश पर दस्तखत किए जिसमें लिखा था, धीरज शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। धीरज को हथकड़ी पहना दी गई। गांव वाले यह दृश्य देखकर स्तब्ध थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। सुहानी वहीं खड़ी रो रही थी, मगर उसके आंसू अब कलेक्टर की कुर्सी के पीछे छिप गए थे। रात गहरी थी। पुलिस की गाड़ी धीरज को ले जा चुकी थी। सुहानी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने प्रश्नों का अथाह सागर था। क्या सच में धीरज दोषी है? क्या मेरे जीवन का साथी वही इंसान हो सकता है जिसने इतनी बड़ी साजिश रच दी? या यह सब किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? गांव की गलियों में खामोशी छा गई थी। लोग एक दूसरे से सवाल करते, कभी जो हमारी बेटी की ताकत था, क्या वही उसका सबसे बड़ा दोषी निकला? और तभी कुछ दिनों बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस वाले जो सबूत लेकर आए थे, वे धीरे धीरे टूटने लगे। गवाह अपने बयान बदलने लगे। और इस बीच जब रघुनाथ प्रसाद ने खुद गांव के कुछ लोगों से जांच पड़ताल की, तो एक नाम सामने आने लगा, शंकरलाल चौधरी। हाँ, वही शंकरलाल जिसने अनाज को जलाकर दोष धीरज पर डाला था। उसका मकसद साफ था, सुहानी की इज्जत मिट्टी में मिलाना और उसे गांव वालों के सामने गिरा देना। मगर अब सवाल यह था, सच्चाई सामने कैसे आएगी? धीरज जेल में था और सुहानी अकेली इस लपटों से लड़ रही थी। और यहीं पर कहानी अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंची। क्या सुहानी पत्नी का फर्ज निभाकर धीरज को बचा पाएगी? क्या वह प्रशासन और राजनीति की साजिशों से सच्चाई को उजागर कर पाएगी? या फिर यह रिश्ता सचमुच विश्वासघात और शक के बोझ तले दब जाएगा? आने वाले दिनों में सुहानी का संघर्ष और भी भयावह रूप लेने वाला था। धीरज अब जेल की कोठरी में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना असंभव था। वह सोचता, मैं तो हमेशा सच्चाई और मदद के रास्ते पर चला, फिर भी आज मुझे अपराधी कहा जा रहा है। क्या मेरी ईमानदारी किसी के लिए मायने नहीं रखती? उसे सुहानी की चिंता भी खाई जा रही थी। वो अकेली सबका सामना कैसे करेगी? गांव, समाज, सरकार और सबसे बड़ी लड़ाई
अपने ही पति की बेगुनाही साबित करने की। उधर सुहानी इस समय अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में थी। वह अफसर भी थी, पत्नी भी, और इन दोनों भूमिकाओं के बीच युद्ध छिड़ गया था। अगर वह धीरज की मदद करती तो लोग कहते कि वह पक्षपात कर रही है, और अगर चुप रहती तो उसका दिल उसकी आंखों से सवाल करता, क्या यही तुम्हारा प्यार है? एक रात वह अपने पिता रघुनाथ प्रसाद के पास पहुंची। बाबा, मैं क्या करूं? कानून का पालन भी करना है और धीरज की ईमानदारी पर भी मुझे पूरा विश्वास है। रघुनाथ ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, सच वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। तू कलेक्टर है, अपने पद का उपयोग कर सच्चाई तक पहुंच, और पत्नी है तो अपने पति की बेगुनाही को सिद्ध कर। यह लड़ाई तुझे दोनों मोर्चों पर जीतनी होगी। सुहानी ने आंखों में आंसू भरकर प्रण लिया, मैं धीरज का नाम इस काले धब्बे से मुक्त करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ क्यों ना गंवाना पड़े। उसने अपनी गुप्त जांच शुरू की। कलेक्टर होते हुए उसने सरकारी दस्तावेज, गोदाम की सुरक्षा कैमरा फुटेज, गवाहों के बयान सब दोबारा खंगाले, और धीरे धीरे एक एक साजिश की परतें खुलने लगीं। जहां पहले सबूत धीरज के खिलाफ थे, वहीं अब उन्हीं सबूतों में झूठ की परछाई दिखने लगी। गवाहों ने पुलिस के दबाव और पैसे की लालच में बयान बदले थे। कैमरों की फुटेज से यह भी सामने आया कि गोदाम में आग लगने के थोड़ी देर पहले शंकरलाल के आदमी वहां मंडरा रहे थे। सबसे बड़ा सबूत तब हाथ आया जब गांव के एक बूढ़े किसान ने चुपचाप सुहानी से कहा, बिटिया, मैंने उस रात शंकरलाल के गुर्गों को पेट्रोल की बोतलें लेकर गोदाम की ओर जाते देखा था। डर के मारे उस समय कुछ नहीं कह पाया, मगर अब देखता हूं कि तुम्हारा घर टूट रहा है तो सच्चाई कहे बिना चैन नहीं आएगा। ये सुन सुहानी की आंखें चमक उठीं। उसे महसूस हुआ कि भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा है। उसने ये सारे सबूत इकट्ठे किए और जिले की अदालत में पेश किए। अदालत के कमरे में उस दिन ग्रामीणों की भारी भीड़ थी। सब देखना चाहते थे कि सच सामने आता है या नहीं। शंकरलाल पूरा आत्मविश्वास लिए खड़ा था। उसे लगता था कि उसकी ताकत और पैसे के सामने कोई टिक नहीं सकता। मगर जब अदालत में सारे सबूत एक एक करके रखे गए, गवाहों का बदला हुआ बयान, कैमरों की फुटेज और बूढ़े किसान की गवाही, तो हर किसी की आंखें चौंधिया गईं। सच्चाई सामने थी। असली दोषी और गुनहगार शंकरलाल निकला। अदालत का फैसला गूंजा, धीरज निर्दोष है। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। जिस इंसान को वे कल तक अपराधी कह रहे थे, वही आज बेगुनाह सिद्ध हुआ, और जिसके आगे वे झुकते थे, वही शंकरलाल एक अपराधी के रूप में सबके सामने खड़ा किया गया। जेल से निकलते समय धीरज के पैरों से जैसे बेड़ियां नहीं, बल्कि अपमान और तानों की परछाइयां टूट रही थीं। बाहर आकर उसने सबसे पहले सुहानी की आंखों में देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, तुमने मेरे लिए इतना सब किया सुहानी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम पूरी दुनिया से मेरे लिए भिड़ जाओगी। सुहानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, धीरज, हमारा रिश्ता दुनिया की अफवाहों से बड़ा है। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, पत्नी का भी और इंसान का भी। तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हें किसी झूठी साजिश में कभी टूटने नहीं दूंगी। उस पल धीरज की आंखों में चमक लौट आई और भीड़ में खड़े गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। कथा अब एक निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ने लगी थी। गांव वालों को सीख मिली कि अफवाहें कभी सच का स्थान नहीं ले सकती। मगर कहानी का असली अंत अब भी बाकी था। वह अंत जहां न सिर्फ सुहानी और धीरज की जिंदगी में खुशियों का सूरज निकलेगा, बल्कि पूरा गांव एक प्रेरणा पाएगा। धीरज जेल से मुक्त होकर गांव लौटा। उसके चेहरे पर वह पुरानी चमक लौट आई थी, लेकिन इस बार उसमें साहस और गर्व की नई आभा जुड़ गई थी। जब वह गांव की गलियों से गुजरा, तो वे ही लोग जिन्होंने कभी उसे अपराधी कहकर ताने मारे थे, अब संकोच और पछतावे में उसके आगे सिर झुका रहे थे। गांव के चौपाल पर पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। रघुनाथ प्रसाद और हरिदास शर्मा दोनों परिवार वहीं बैठे थे। लोग धीमी आवाज में आपस में कह रहे थे, हम कितने गलत थे। हमने देखा सुना, सब मान लिया और इंसान को परखने की कोशिश तक नहीं की। तभी पंचायत के बीच सुहानी खड़ी हुई। उसके स्वर में ठहराव था, मगर हर शब्द तलवार की तरह गांव वालों के मन को चीरता गया।
भाइयों और बहनों, झूठ और अफवाह हमेशा सच से तेज फैलते हैं। जब धीरज पर आरोप लगा था, आप सबने बिना सोचे उसे अपराधी मान लिया। किसी ने यह नहीं सोचा कि वह वही धीरज है जिसने आपको हर संकट में सहारा दिया, आपकी लड़ाइयों में साथ खड़ा रहा। सच बोलने की हिम्मत हमने खो दी और झूठ को हमने सर पर चढ़ा लिया। गांव वाले चुप थे। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके शब्दों का प्रतिवाद करने की। सुहानी ने आगे कहा, आज का यह दिन हमें सिखाता है कि समाज में सबसे खतरनाक हथियार न तलवार है, न बंदूक, बल्कि अफवाह है। अफवाह इंसान की इज्जत और रिश्तों को चीरकर नष्ट कर देती है। अगर मैं कलेक्टर होकर सच की तलाश न करती, तो शायद धीरज हमेशा अपराधी कहलाता। आप सबने देख लिया कि सच्चाई चाहे कितनी देर से सामने आए, आती जरूर है। इतना कहते ही सुहानी की आंखों से आंसू ढलक पड़े। वह धीरज की ओर मुड़ी और बोली, धीरज, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी सखा और साथी भी हूं। तुम कभी अकेले नहीं पड़े। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, हमारी थी, और हमारी जीत ही सच की जीत है। धीरज की आंखों में भी आंसू थे। वह खड़ा होकर बोला, गांव वालों, मैं कभी नाराज नहीं रहा। मैं समझता था कि डर और शक इंसान से गलती करवा देते हैं, मगर आज मैं चाहता हूं कि यह गांव आगे से किसी भी अफवाह को सच न माने, बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराने की जल्दबाजी न करे। हमारी असली ताकत आपसी विश्वास है, न कि आपसी संदेह। गांव चौपाल पर तालियों और जयकारों की गूंज उठी। लोग एक स्वर से बोले, धीरज और सुहानी की जोड़ी अमर रहे, ये हमारी शान है। इसके बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई। सुहानी ने शिक्षा और साक्षरता के नए कार्यक्रम शुरू करवाए, जहां वह गांव वालों को सिखाती, सही और गलत की परख दिमाग से नहीं, दिल से करो। गांव के स्कूलों में बच्चों को यह कथा सुनाई जाने लगी कि किस तरह एक झूठे आरोप ने पूरा गांव हिला दिया था। यह कहानी अब केवल धीरज और सुहानी की नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की सीख बन गई। समय बीतता गया। धीरज अपने उसी सरल भाव से लोगों की मदद करता रहा और कलेक्टर की अर्धांगिनी कहकर पुकारा जाने लगा। मगर अब लोग उसे केवल सुहानी का पति मानकर नहीं देखते थे, बल्कि उसकी निस्वार्थ ईमानदारी को गांव की पूंजी समझते थे। और सुहानी, वह न केवल एक अफसर के रूप में, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में जानी गई। लोग जब भी उससे कहते, आप बहुत बड़ी अफसर हैं, तो वह मुस्कुराकर उत्तर देती, नहीं, मैं बस गांव की बेटी हूं और धीरज की हमसफर हूं। दोनों का जीवन एक दूसरे के प्रेम और सम्मान से इतना भर गया कि हर मुश्किल उनके सामने छोटी पड़ने लगी। गांव वालों ने अपनी गलती स्वीकार की और सामूहिक रूप से एक नियम बनाया, जब तक सच सामने ना आए, हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। यही वह क्षण था जब सोनपुरा गांव ने न केवल धीरज और सुहानी की कहानी से शिक्षा पाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमिट संदेश छोड़ा। सच्चा प्यार और सच्चाई दोनों ही हर तूफान से बड़ी ताकत रखते हैं। और इस तरह वह प्रेम गाथा जो साधारण गांव से शुरू हुई थी, असाधारण प्रेरणा बनकर पूरे समाज के लिए रोशनी फैलाने लगी। अब यह कथा समाप्त होती है,